ओके जी, सो अभी हम लोग 2024 के पेपर से स्टार्ट करके अभी कहाँ तक पहुँचे हैं हम? 24, 23, 22, 21, 2020। लास्ट क्लास में 2019 का पेपर डिस्कस किया था कल। आज 2018 का पहले डिस्कस करेंगे और अगर टाइम बचा तो 2017 का भी। तो आई होप आप लोग सॉल्व करके आए हो 18 और 17 का पेपर देन। सो है ना, तो 18 के पेपर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि और 18 के पहले वाला ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक भी है आप लोगों के पास, है ना, ड्राइव में भी है, ग्रुप में भी भेजा था मैंने। तो 2005 से 2018 तक का आपके पास सॉल्यूशन बुक भी है ना। तो ये सब नोटेशन है कुछ जो आपको पता ही है पहले से ना। आर, आर एन, एम ट्रांसपोज, एफ डैश, पी, ई एक्स, वेरिएंस, आई आई डी, यूनिफॉर्म, ए बी। फाई का मतलब सी डी एफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। गामा फंक्शन का डेफिनेशन लिख दिया है और फैक्टोरियल का मीनिंग ही लिखा हुआ है। चलो भाई, तो जो भी डाउट है 2018 के पेपर में वो आप, है ना, उसमें पोस्ट करो ग्रुप में, हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, 18 पेपर में 19 नंबर क्वेश्चन। हम्म। तो यहाँ पे क्या होगा? हाँ, तो इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं ना, जिन लोगों ने सॉल्व किए हैं। अभी 18 का ही पहले है ना, पहले पूरा 18 का पेपर डिस्कस कर लेंगे, फिर 17 में आएंगे। तो ये देखो, अभी जैसे पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर। तो कह रहा है एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ एम जी एफ। आपको एक एम जी एफ दे रखा है और प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू क्यू। तो इससे पहले जस्ट आपको मैं एक थ्योरम बता देता हूँ। सो ये होता है कि लेट एक्स बी अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड मान लो कोई सेट है, ई ही मान लो, ई एक सेट है, या कोई नया नाम दे दो, वहाँ पे क्या लिखा, क्यू। तो अभी के लिए कैपिटल ए ले लो, कैपिटल ए बी अ काउंटेबल सेट, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो एक तो ये अप्रोच इस क्वेश्चन में यूज होगा कि एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ए कोई काउंटेबल सेट है, सो प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए विल बी ज़ीरो, यही होगा। दूसरी चीज, मान लो ऐसा है कि लेट F1 F2 डॉट 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 Fn मान लो बी PDFs ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स x1 x2 xn रेस्पेक्टिवली। ओके, सो मान लीजिए F1 F2 F3 Fn PDFs है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू xn का रेस्पेक्टिवली। देन ये जो एक नया मैं अगर fx लिखूं, दैट इज समेशन लैम्डा आई एफ आई एक्स वेर आई फ्रॉम 1 टू n, है ना। दिस इज PDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x वेयर ये जो लैम्डा आई का सम है ना, दिस इज 1, ठीक है। एंड ईच लैम्डा आई इज मोर देन इक्वल टू 0। इनफैक्ट आप 0 से 1 के बीच रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो।
ओके देख लो, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना। दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एन पीडीएफ्स। सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स है उसके पीडीएफ का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बट सम इसका 1 हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ पीडीएफ। ओके, तो मान लो अभी के लिए मैं ऐसा लिख दूं, एफ एक्स कर दूं इसको। अगली चीज, अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द mgf ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, इसी क्वेश्चन में अगर मैं कंटिन्यू करूं, ये लिखा ना, अब इसमें ये बताओ, सो व्हाट इज mgf ऑफ x? mgf ऑफ x इज, अगर हम mgf x का फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, क्या डेफिनेशन होता है, है ना, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, ये डेफिनेशन है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस है सो e की पावर tx इंटू पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये है जो भी सपोर्ट है, अभी मान लो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब ये पीडीएफ रखो, ये जो पीडीएफ यहाँ पे है ये क्या है, लैम्डा 1f1 प्लस लैम्डा 2f2 प्लस लैम्डा 3f3 एंड सो ऑन लैम्डा एन fn। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगी, क्वेश्चन ये है। आफ्टर द एफ एक्स रखो यहाँ पे, इस एफ एक्स के प्लेस पे ये वाला एफ एक्स रखो और क्या आएगा बताओ। तो यहाँ जब पुट करोगे एम एक्स टी तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर टी एक्स समेसन लैम्डा आई एफ आई एक्स डी एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, यही है। समेसन को बाहर निकाल दो, तो आई फ्रॉम 1 टू n लैम्डा आई बचा क्या, ई की पावर टी एक्स समेसन आई पे, यहाँ कोई आई है नहीं तो इसको आप इनसाइड शिफ्ट कर सकते हो या इसको बाहर निकाल सकते हो। तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू दिस, जो कि आएगा एम आई टी। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको, सो बस यही इसका स्टोरी है इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाफ पार्ट उधर रह गया, देखो विजिबल है। सो ये दोनों अप्रोच इस क्वेश्चन में यूज होगा। अब आओ क्वेश्चन पे, अब ध्यान से देखो ये क्या है। तो यहाँ पे है दिस इज, जो एम एक्स टी इन्होंने लिखा है ना, इफ एंड ओनली इफ भी वहाँ पे हो जाता है, यू नो एम जी एफ डिटर्मिन यूनिक, एम जी एफ डिटर्मिन यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन ना, मतलब एवरी एम जी एफ करस्पॉन्ड टू यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन विल हैव यूनिक एम जी एफ, सो यूनिकनेस प्रॉपर्टी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मैं लिख के बताऊँ आपको ये क्या है जो एम एक्स टी हमें दिया है, व्हाट इज दैट, 6/पाई², वो तो कांस्टेंट है बैलेंस करने के लिए। ये कुछ ऐसा है ना, समेसन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है। और इसको जरा पहचानो ये क्या है, वो जो लिखा है व्हाट इज दिस, e की पावर t²/2, चलो 1/n² को इग्नोर करो, इसको पहचानो, इसको पहचानते हो आप लोग, व्हाट इज e की पावर t²/2n, ये क्या है, किसका mgf है, नॉर्मल। नॉर्मल में क्या, अगर मैं लिखता हूं mn t है 0,1/√2 e की पावर t²/2n, so what is distribution of xn, mn is the mgf of xn, so what is distribution of xn, नॉर्मल 0,1/√n। 0 कॉमा वेरिएंस लिखते हैं ना हम लोग, 0 कॉमा म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ई की पावर म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, कंपेयर करो तो म्यू तो 0 है, हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर, 1/n ना, देखो हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर की जगह 1/n है, ठीक है।
किसी को डाउट है इसमें? सो मैं क्या कर रहा हूँ, जो MGF मुझे गिवन है ना, वो इस वाले रैंडम वेरिएबल का ये MGF है. सो आई कैन राइट दिस थिंग एज MNT. वो कन्वर्स भी है, जो मैंने लिखा पहले ना, उसका कन्वर्स भी ट्रू थ्योरम का. इनफैक्ट मैं अगर बताऊं, इनफैक्ट आगे भी ट्रू है. जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, कि हमने ये कहा है कि आई थिंक यहाँ पे मोर ओवर, एक तो मैंने PDF लिख रखा है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में, दूसरा MGF लिख रखा है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में, और इनफैक्ट ये जो XI होगा, ये जो X है ना, ये समेशन लैम्डा I XI है, ये भी है यहाँ पे. ठीक है, तो एनीवे हमें इसकी ज़रूरत है. सो हम ये इफ एंड ओनली हो जाएगा, हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं. तो अभी हमें बस इसकी ज़रूरत है, इन दोनों की. ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये वो लैम्डा आई जो मैं लिख रहा था वो लैम्डा एन है, समझो इसको, या इसको साथ में ले आओ क्योंकि तो कांस्टेंट है ना. तो इसको अगर ठीक से मैं लिखूं तो आई फ्रॉम 1 टू, या एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो गया लैम्डा एन MNT. अब खुद देखो लैम्डा एन क्या है, वहाँ पे लैम्डा एन इन दोनों का प्रोडक्ट है. और लैम्डा एन क्या है, वेयर जो लैम्डा एन मैंने नाम रखा है वो रखा है 6/π² इंटू 1/n² को. और आप सबको अगर पूछूं मैं कि क्या ये नॉन नेगेटिव है, यस. एंड व्हाट इज द सम ऑफ लैम्डा एन, एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये कितना है? π²/6. लैम्डा एन ध्यान से देखो, यही दिक्कत है, जो पहले से पता है वही तुम बताते हो. ध्यान से देखो, पूछ क्या रहा हूं मैं. लैम्डा एन क्या ले 1 रखा हो है? जाएगा. 1. हाँ वही तो पूछ रहा हूँ. सो दिस इज 1 एक्चुअली. ठीक है, तो वहां मैंने फाइनाइट के लिए थ्योरम लिखे थे, अब ये इनफाइनाइट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो ये थ्योरम जो मैं लिखा, ये इनफाइनाइट फाइनाइट के लिए लिखा था कि लैम्डा आई MIT इसी फॉर्म में है ना, आई की जगह n है और n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है. तो PDFs कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो यहां से आ जाएगा. तो अब तुमसे अगर पूछा जाए तो नाउ जो MXT है, दिस MXT इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ MNT. तो यहां से आएगा PDF ऑफ X इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ओके, अब ये जो FN है ये क्या है, ये तो नॉर्मल 0,1/n है, कॉन्टिन्यूअस है. तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि ये जो FNX है वो क्या है, वही तो है नॉर्मल 0n का PDF, 0,1/n का PDF. सो ये PDF जो लिख रहा हूँ है ना, ये PDF किसका है, इस वाले रैंडम वेरिएबल का, नॉर्मल 0. तो यहाँ से क्या समझ आया कि FNX एक PDF है, मतलब XN इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो यहाँ से ये समझ आया आपको कि XN इज continuous random variable for all n belongs to natural number, and hence x is a continuous random variable, and hence probability of x belongs to q is 0 because अभी आप जानते होगे q is countable set, set of rational number is a countable set. ठीक है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ काउंट सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेम ही होती है मैथमेटिकली. तो सेट ऑफ रैशनल नंबर एक काउंटेबल सेट है एंड एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम, है ना. इस थ्योरम के हिसाब से, ये जो पहला थ्योरम लिखा था इस थ्योरम के हिसाब से कई प्रूफ है, तो सिंपल है ना. प्रूफ्स में ज़्यादा यहाँ फोकस करता नहीं, बट यू कैन सी प्रूफ्स मिल जाएगा बुक में. एनीवे ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सो नाउ चलो जी, सो ये था क्वेश्चन नंबर 19. 19 के बाद 1 भी डाउट है जी. अच्छा, 1, 7, 11, 15, 14. अच्छा,
1 में क्या डाउट है जी? तो क्या कह रहा है ये कि एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जहां फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, और ए एन प्लस 1 आपका ये है। सो एक चीज़ तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो ए एन प्लस 1 है ये नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि ए वन पॉजिटिव है, पुट करते रहोगे पॉजिटिव आएगी। तो एक तो यहाँ से ये समझ आता है ए एन इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सर उसका आंसर 1 था ना, वो बोल रहे होगा उसने। अच्छा ऐसा है क्या? ये डाउट नहीं है ना? ओके नहीं। यस सर। ओ ठीक है, तो इसको डाउट नहीं है ना किसी का ये कि इसका आंसर 1 था पिछले क्वेश्चन वो का? समीशन 1 बाई एन स्क्वायर अच्छा इंटू अच्छा, पाई बाई ओके ओके, ठीक ठीक है, फिर तो सही है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, अच्छा आंसर 1 था तो पहले बोलना चाहिए ना, हम इतना स्टार्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर, सर 7 नहीं है, गलती से लिख गई। अच्छा कोई बात नहीं। तो उसके बाद आपका हो जाएगा 9, है ना, 9 11। सो 9 जो है ये भी सिंपल ही है। तो कोई बात नहीं, चलो इसके ऊपर डाल देते हैं। हाँ तो सो 9 क्या कह रहा है कि कंसिडर अ 4 कॉइन्स लेबल्ड 1 2 3 4। मतलब पहले कॉइन पे मान लो 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3, चौथे में 4 अलग अलग डिफरेंट कॉइन्स हैं। और सपोज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रनिंग हेड इन द सिंगल टॉस ऑफ ith कॉइन इज I by 4. So probability of getting head on first coin is 1 by 4. Probability of getting head on second coin is 2 by 4. Probability of getting head on third coin 3 by 4. And probability of getting head on fourth coin is 4 by 4. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग आप टेल भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 4 है, सेकेंड कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 by 4, थर्ड पे 3 by 4, फोर्थ पे 4 by 4। ठीक है, अब कह रहा है कि अ कॉइन इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम एंड फ्लिप्ड। तो 4 में से एक कॉइन आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो और उसको फ्लिप किया आपने। ओके, कॉइन इज चूजन यूनिफॉर्मली एट रैंडम फ्लिप्ड, गिवन दैट द फ्लिप रिजल्ट इन अ हेड। तो आपको गिवन है कि एक कॉइन आपने सेलेक्ट किया, तो ईच कॉइन को सेलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 by 4, मतलब 4 कॉइन मेरे पास है और इसने कहा है कि अ कॉइन इज यूनिफॉर्मली मतलब हर कॉइन को सेलेक्ट होने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है, तो 1 by 4 ईच की प्रोबेबिलिटी है। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे E1 इवेंट लेंगे सेलेक्टिंग कॉइन 1, ऐसे ही E2 सेलेक्टिंग कॉइन 2, ऐसे ही E3 सेलेक्टिंग कॉइन 3, E4 सेलेक्टिंग कॉइन 4। अब गिवन क्या है? जो इवेंट हमें गिवन है कि कॉइन पे हेड आया, तो ए इवेंट में लेता था क्लास में। सो ए इज रिजल्ट या आउटकम ऑन कॉइन, सेलेक्टेड कॉइन इज हेड। तो पूछ क्या रहा है अब कि द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज लेबल्ड आइदर 1 और 2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन ए? तो E1 E2 तो डिसजॉइंट होगा। E1 है पहले कॉइन पे, E1 मतलब पहला कॉइन सेलेक्ट करना, E2 सेकेंड कॉइन सेलेक्ट करना। तो हम एक कॉइन सेलेक्ट करते हैं, या तो फर्स्ट कॉइन आएगा या सेकेंड कॉइन आएगा, दोनों तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि यू कैन सिंपली ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट, E1 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा E2 गिवन ए। नाउ अब निकालो, यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, ये इजी तो है। अलग अलग लगाओ बेस थ्योरम। E1 इंटू ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? दोनों में सेम ही होगा।
ये सब नहीं आ रहा है, दिक्कत है। ये सब 12th क्लास के क्वेश्चंस हैं, 11 12th में इस तरह क्वेश्चंस थे, 12th क्लास में स्पेशली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू ए गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूजिंग बेस थ्योरम, ठीक है। इसको ब्रेक कर सकते हैं, टोटल डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ होगी अब। सो डिनोमिनेटर में आप टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे तो आ जाएगा आंसर। सो देखो डिनोमिनेटर तो कॉमन ही है, एलसीएम ले लो, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई फ्रॉम 1 to 4, और आपका न्यूमरेटर वैसे ही है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप पुट कर दिया, सारी चीज़ें पता है हमें यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी पता है, E1 E2 E3 तो वो तो 1/4 ही था ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 मतलब सेलेक्ट करना है, तो E3 और E4 इन चारों तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना। ये सब 1/4 है। ए गिवन E1 यहाँ लिखा हुआ है, ए गिवन E1 मतलब अगर फर्स्ट कॉइन चूज किया तो क्या प्रोबेबिलिटी हेड आएगी, तो ये दे तो रखा है। तो ए गिवन E1 ए गिवन E2 ए गिवन E3 ए गिवन E4 पुट कर लो भाई जिसको डाउट है, ठीक है, इस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ। तो दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 ए गिवन E2 ए गिवन E3 और ए गिवन E4, है ना। इस तरह क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है करना क्या है, तो 11 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी का बुक उठाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम वाले टॉपिक कर लो उठा के, ठीक है। तो 12th क्लास में चैप्टर 13 है NCERT में, उसको सॉल्व कर लो, बेसिक ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए सारी चीज़ें पता है। अब पुट करो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा, इसमें पुट करो। तो डिनोमिनेटर में 4 टर्म है प्रोडक्ट में, अब सब कुछ पुट करो, आंसर आ जाएगा। एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो 14th 9 के बाद क्या है 11। सो 11th क्वेश्चन है खुद से लिखोगे सॉल्यूशन तो आपको बेटर समझ आएगा कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कि f जो है -1 से 1 में डिफाइंड है, डोमेन इज -1 to 1, कोडोमेन इज r, fx इज x² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई x एंड 1/mod x। इजी तो है, देन कॉन्टिन्यूअस है, तो ईच पॉइंट पे चेक करो। तो मेनली प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे आपको इसके बारे में तो पता ही है, तो साइन पाई x का अगर ग्राफ बनाओगे ना, ये x है और यहाँ मान लो y इज इक्वल टू साइन पाई x का ग्राफ बना रहा हूँ, साइन x का नहीं है ना, साइन पाई x का। तो साइन x का तो पता है ना, साइन x लेंगे तो x एक्सिस पे। सो अभी अगर x को हम 0 रखें तो साइन 0 0 होगी, ठीक। x को अगर 1/2 रखे तो वैल्यू 1 आएगी, x को 1 रखे तो वैल्यू पाई 0 आ जाएगी वापस, रफली, है ना, ये है। और फिर ऐसे ही तो हमें कहाँ तक जाना, -1 से 1 में ही देखना हमें, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। डोमेन तो इतना ही है इस फंक्शन का ना, -1 से 1। जब x को -1/2 रखोगे तो साइन -1/2 -π/2 -1, तो ये आपका होगा -1, फिर यहाँ जाके मान लो, ठीक है, तो ये हो गया। तो ये नंबर -1 और ये वाला नंबर 1। अब सोचो, ये ग्राफ है x वर्सेस साइन पाई x। हमें सिर्फ इसमें ही देखना है ना, -1 से 1 में, इसीलिए। किस पॉइंट पे चेक करना चाहोगे, तो देखो 0 तो सब में है, चलो 0 पे ही चेक करते हैं, कुछ ऑप्शन आउट हो जाएगा। तो 0 पे अगर पूछा जाए आपसे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस,
दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। देखो ध्यान से, सो x इज 0 प्लस, मतलब x 0 के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड लिमिट एट 0, सो मतलब 0 प्लस एप्साइलॉन, एप्साइलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो है ना, 0 प्लस मतलब 0 प्लस एप्साइलॉन या 0 प्लस डेल्टा। तो देखो 0 के राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, साइन पाई एक्स का क्या बिहेवियर है, साइन पाई एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द राइट हैंड लिमिट ऑफ 0। ग्राफ देखो ऊपर जा रही है ना, पॉजिटिव है, और अगर साइन पाई एक्स पॉजिटिव मतलब 0 थोड़ी ज़्यादा है, तो ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू कितनी आएगी 0, तो 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो आंसर इज 0। चेक कर लो, x को 0 रखा, हमने कुछ नहीं किया, x को 0 रखा यहाँ पे, लेकिन 0 प्लस रखा एक्चुअली। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड हुआ, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी ज़्यादा होगी बिकॉज ग्राफ इज एबव एक्स एक्सिस, तो 0.001 लेट्स से, तो उसकी इंटीजर वैल्यू आएगी 0, तो इसलिए ऐसा हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अब x 0 के लेफ्ट हैंड नेबर मतलब 0 माइनस एप्साइलॉन या 0 माइनस डेल्टा, तो x 0 के लेफ्ट साइड में है, तो आपको दिख रहा होगा कि साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस 0.01 टाइप की होगी, और माइनस 0.01 की इंटीग्रल वैल्यू कितनी आती है ग्रेटेस्ट फंक्शन, सो ये होगा 0 माइनस 1 1 प्लस 0, तो आंसर इज -1। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस होता तो। अब जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो मैं मान लूंगा तुम्हें समझ आ गया। तो क्या हुआ यहाँ पे, 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है, कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 पे चेक किया है तो गलत है, डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट एवरीवेयर, ठीक है, अभी एक ही पॉइंट पे चेक किया है, तो अभी हम कुछ बता नहीं सकते, अब एक और पॉइंट कोई चूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करो, -1 पे चेक करते हैं तीनों में, या हाफ पे चेक करते हैं, तीनों में काम हो जाएगा। हाफ ले लो या -1 ले लो, मर्जी है, -1 ले, हाफ लेते हैं चलो, तो x को हाफ रखते हैं, सो लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस, सो लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस, x की वैल्यू 1/2 के राइट हैंड साइड में है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, यही है। नाउ पुट करो इसको, अब देखो हाफ के राइट हैंड लिमिट में, तो हाफ पे एग्जैक्टली फंक्शन की वैल्यू 1 है, हाफ के राइट हैंड साइड में जाओगे तो वैल्यू 1 से थोड़ी कम आएगी, मतलब 0.99 टाइप का कुछ, तो 0.99 पे इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी 0, तो ये हो गया हाफ का स्क्वायर प्लस 0 अपॉन 1 प्लस हाफ, क्योंकि हम एक्स को हाफ रख रहे हैं, ठीक है ना, वी आर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ के राइट साइड में वैल्यू 1 से थोड़ी कम होगी, क्योंकि 1 एग्जैक्टली हाफ पे आएगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट पे वैल्यू 1 से कम होगी, तो 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड 0 कितना आ गया, ये 1/4/3/2 कितना आ गया जी, यही 1/6 होगा, तो देखो 1/2 इंटू 1/3 1/6 ना, चेक कर लो एक बारी, सो ये है। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, तो यहाँ अब क्या है, फिर से आपको 1/2 के लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू 1 से कम ही रहेगी, तो इसका मतलब है 1/2 का स्क्वायर 0 1 प्लस 1/2, तो आंसर यहाँ भी सेम ही आना है। और 1/2 पे क्या होगा, तो अभी लिमिट निकाल रहे थे ना, व्हाट इफ, है ना, एट 1/2, सो ये तो अभी लिमिट निकल रहा था ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1/2, तो अब यहाँ एग्जैक्टली जब 1/2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, अब एग्जैक्टली 1/2 रख रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1/2 पे वैल्यू 1 है, अब 1 की इंटीग्रल वैल्यू 1 आएगी अपॉन 1 प्लस 1/2, यही है।
क्योंकि एग्जैक्टली हाफ रखोगे तो साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1, 1 की इंटीग्रल वैल्यू 1, इंटीजर खुद आता है, तो ये इक्वल तो नहीं आएगा 1/6 के, आएगा जी? चेक कर लो, 1/6 तो नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब है कि ये 1/2 पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, तो ये तो 1/2 पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब ये कह रहा है अच्छा ओके, तो हमने क्या चेक किया? 0। अब मुझे एक पॉइंट बस चेक करना है, इसमें -½ है, वहाँ -½ नहीं है, तो मैं -½ पे ही चेक कर लेता हूँ। तो -½ पे क्या हो रहा होगा? -½ पे एग्जैक्ट वैल्यू है -1, और -1 के राइट हैंड लिमिट लोगे तो वैल्यू -1 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, क्योंकि ऊपर है ना, अगर बिलो है तो लेस, एबव है तो मोर, तो ये -½ पे वैल्यू -1 है। सो जब वैल्यू -½ के राइट हैंड लिमिट लो या लेफ्ट हैंड लिमिट लो, इन बोथ केसेस फंक्शन -1 से थोड़ी ज़्यादा आएगी। थोड़ी ज़्यादा का मतलब क्या? तो नंबर लाइन पे -1 के राइट में क्या होता है ना, तो थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो यहाँ -0.9 टाइप का, एंड तब भी वैल्यू -1 ही आएगी। तो इसका मतलब -½ पे तो कॉन्टिन्यूस होना है इसको। तो सीधा सीधा लिखता हूँ मैं, लिमिट x टेंस टू -½ लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं कर रहे, सीधा सीधा। तो यहाँ से आ जाएगा x² बॉक्स साइन πx अपॉन 1 + mod x, तो -½ रखोगे तो ये 1/4। अब ये x अप्रोच कर रही है -½ को, इट्स नॉट -½ है ना, टेंस टू मतलब डिलेटेड नेबरहुड यहाँ पे है लिमिट में। तो -½ के राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, वैल्यू -1 से थोड़ी ज़्यादा आनी है। थोड़ी ज़्यादा आने का मतलब है कि -0.99 टाइप के आएगी, और तभी वैल्यू इंटीजर वैल्यू में -1 ही आएगी। ठीक है, इंटीजर वैल्यू ना, तो ये है साइन πx है ना, साइन πx और माइनस साइन -1/2, तो -1/2 है ना, और -1/2 तो इसकी वैल्यू है -1 मतलब सॉरी यहाँ -1/2 रखें, -π/2, साइन π/2 -1, और -1 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तब भी इंटीग्रल वैल्यू -1 ही आना है। तो ये जो आएगा दिस इज सेम एज -½ तो -½ पे तो कॉन्टिन्यूस है, तो ये कह रहा है डिसकॉन्टिन्यूस है। तो इट इज कॉन्टिन्यूस एट, है ना, तो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है -½ पे, बाकी पे डिसकॉन्टिन्यूस है। चेक कर लो एक बारी, जिनको डाउट है पूछो। सर 1/2 से थोड़ा कम ज्यादा वैल्यू हो रही है, तो साइन का 0 कैसे रख सकते हैं, साइन nπ की वैल्यू? हाँ, जैसे मान लो, चलो एग्जांपल के लिए आप x की वैल्यू 1/2 से थोड़ा कम बताओ, कोई नंबर 0.5 से थोड़ा कम, 0.4 ले लेते हैं, है ना, 0.45। तो बताओ साइन 0.4 पाई क्या लगता है, क्या आएगी? इंटू पाई भी है। हाँ वही कह रहा हूँ, साइन 0.4 पाई। तुम्हें ये समझ आता है, ये जो पीक है, सो ग्राफ में सर, ग्राफ में देखिए, हाँ तुम खुद देखो ना, ये 1 है, तो 1 के बिलो पॉइंट क्या होगा? 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा? सो 1 से तो कम होगा। हाँ क्या होगा? तो वही बोल रहा हूँ, साइन 0.4 पाई 1 से कम होगा या 1 होगा? सो 1 से तो कम ही होगा। 0.9 की हाँ। इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी? हाँ ग्रेटेस्ट सर वो नहीं देखा था मैंने। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है बॉक्स, तो हम ये लगा रहे हैं बॉक्स की वैल्यू, है ना, इंटीजर वैल्यू लेना है। तो जब 1 से थोड़ी भी कम हो गई तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 आ जानी है, ये है। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट -1/2 एंड डिसकॉन्टिन्यूअस एट 0, 1/2 एंड, और कहीं चेक किया नहीं, खुद ही डिस्कार्ड हो गया। ठीक है जी, तो ये 11th क्वेश्चन था। 11 के बाद है 15, तो पहले कोई है? सो ये 7 तुम लोगों को बाद में कैसे याद आता है, तो समझ नहीं आ रहा। ये वो लोग हैं जो सॉल्व करके नहीं आए, मैं फिर कह रहा हूँ, है ना, बस तुम क्वेश्चन उठा के अभी देख रहे हो, सोच रहे हो चलो गंगा बह रही है उसमें हाथ धो लेते हैं, सर करा ही रहे हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाले लोग। सॉल्व करके आओ, सीखो, वरना एग्जाम में कुछ नहीं होना है। ऐसे तुम पूछोगे तब भी तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स तो आने नहीं है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम में उन्हीं बच्चों से होगा जो घर पे खुद से सॉल्व कर रहे हैं।
तुम्हें अगर लगता है कि कोई सॉल्यूशन दे दे और तुम्हें आ गया तो ये गलत फहमी में हो, सब एग्जाम में तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहे या मॉक टेस्ट में हो क्यों नहीं रहे, क्योंकि तुम खुद से ट्राई ही नहीं कर रहे, तुम डिपेंडेंट हो किसी और पे, कोई सॉल्यूशन दे दे फिर हम कर लें। पहले खुद ट्राई करो, जब नहीं हो रहा है और तब कोई बताएगा तो समझ आएगा सच में तुम्हें कि तुम्हें क्या कमियां थी, उस पर फिर वर्क कर पाओगे तुम। और सॉल्व किया ही नहीं, बस पूछ लिए तो उससे कुछ नहीं होना है तुम्हारा, फिर 2 दिन बाद भूल ही जाना है सॉल्यूशन को, ये है। तो यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 IID है, तो यहाँ पे सिंपल IID है ना, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं आपको जस्ट जानकारी के लिए बता दूं कि x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 ये जो होगा ना, इसका एक्सपेक्टेशन वही आएगा बिकॉज IID है। मोर ओवर यहाँ x1 x2 x3 IID है, तो आपको बताऊं मैं कि x1 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 ये भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इंडिपेंडेंट हो ना हो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कि ये दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ, ठीक है, क्योंकि x1 x2 x3 आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दिस रेशियो विल ऑल्सो बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इस वजह से ये वाली कंडीशन होगी। और अब खुद सोचो तुम क्या करोगे, अगर इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर दे तो क्या होगी। अब ये देखो 3 नंबर है जो इक्वल है और इन तीनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, आप सोचो। ये नंबर सम से मान लो λ1 λ2 λ3, तीनों को ऐड कर दो, क्या लगता है आपको क्या मिलेगी तीनों को ऐड करके। अगर मैं इन तीनों नंबर को ऐड कर दूं 1 यही आएगा ना जी, ये है, और ये तो कैंसिल हो गया है तो नंबर फिक्स नंबर आ गया तो 1 आ गया। तो इन तीनों को ऐड किया तो 1 आया और तीनों इक्वल है, तो खुद तुम सोचो कि 3 नंबर्स जो इक्वल्स हैं और सम 1 हो रहा है, सो व्हाट डज इट मीन। तो ये 2 है, इसको अलग अलग कर दो 2 पार्ट में। ठीक है, ये आ गया। सो कुछ खास नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं। सो अब क्या रह गया 11, अभी कहाँ पे थे 15। सो 11 तो सॉल्व किया, अभी 11 सॉल्व किया ना, 15। देखो ट्राई करो।
ओके जी, तो F03 से R में डिफाइंड है इस तरह से है ना, पार्ट्स में कि 0 है बिटवीन 0 एंड 1 एंड e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई 1 से 2 e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 से 3। अब एक फंक्शन f डिफाइन किया, 0 से 3 इसका डोमेन है, F0 0 है, ओके, एंड fx आपको ये दे रखा है। सो क्या ये fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? ये स्मॉल fx क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? टू पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट? चेक करो, ये जो स्मॉल f है इस पे है ना, सर ये क्वेश्चन हो गया। हो गया? यस सर, अभी हो गया। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, सो नेक्स्ट तो अगला क्या रहेगा? 15 के बाद 14 हो गया भाई। 14 क्या है? तो 14 में एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लो, या ये कह रहा है कि m कोई मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और x क्या है? कॉलम वेक्टर, मतलब m कोई 3x3 की मैट्रिक्स है ना? सो m कोई 3x3 की मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, और ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना? x कॉलम है, जैसे मान लीजिए m अगर लिखते हैं हम लोग कि ये x कॉलम है, y कॉलम, z कॉलम, तो अभी कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाओ। जैसे अभी के लिए मैं जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी परमुटेशन ले लो रोज या कॉलम्स का, वो ऑर्थोगोनल ही रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ अभी के लिए जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन कि मान लो 0 1 0 0 0 1 1 0 0, चेक करो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लिया, जस्ट मैं एग्जांपल से इसको डिस्कार्ड करूंगा। सो एक कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि जो x वेक्टर है वो यहाँ पे है 0 0 1, y वेक्टर है 1 0 0, एंड z वेक्टर जो है ये आपके पास। अब आप क्यों निकालिए यहाँ से, सो x को x ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 0 0 1 इसको हम 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x ट्रांसपोज से, फिर y को y ट्रांसपोज से 1 0 0 1 0 0, इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 0 0 0, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? फिर 0 0 1 प्लस 1 0 0 0 0 0 0 0 0, इसको सम कर लो। सो यहाँ से जो आपको Q चाहिए था वो Q आया, दैट फॉर दिस M Q जो है मेरे पास ऐड कर लेते हैं। सो 1 0 0 एंड 0 0 0 0 0 1, ये अभी के लिए मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इट्स नॉट जनरल प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो फॉर दिस M यू हैव दिस Q। अब चेक कर लो, तो पहला कह रहा है कि अब वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से फॉल्स, किसी भी ऑप्शन को फॉल्स करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि जो Q आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। क्या आपको स्क्यू सिमेट्रिक दिख रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल्स 0 होने चाहिए थे, ऐसा तो है नहीं, तो पहला तो ऐसे ही आउट हो गया। ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, क्या ये आइडेंटिटी दिख रहा है आपको? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो ये गलत है। क्या क्यू स्क्वायर क्यू होगा? है जी, देखो क्या क्यू स्क्वायर क्यू होगा? क्यू को मल्टीप्लाई करो क्यू से, चेक कर लो मल्टीप्लाई करके तुम लोग, आई थिंक आएगा शायद, है ना? सो क्यू स्क्वायर क्यू आएगा। क्या यस सर। क्यू जेड बराबर जेड होगा?
तो क्यू जेड बराबर जेड तो तब होता है जब क्यू आइडेंटिटी होती। चेक करो, क्यू को जेड से मल्टीप्लाई करो, जेड कहाँ है, यहाँ पे है। क्यू को जेड से मल्टीप्लाई करो, क्या जेड ही आएगा? नहीं, ये तो नहीं आएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। है ना। तो क्यू जेड इज नॉट जेड। तो चूंकि हमने 3 ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया तो फोर्थ वाला ट्रू है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो सी ऑप्शन विल बी ऑलवेज ट्रू, मतलब सी ट्रू ही आएगा, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन एक एग्जाम्पल से डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। और क्यू स्क्वायर क्यू था, तो एक्चुअली इसने जस्टिफाई नहीं किया कि सी सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत हो गए इसलिए सी सही हो गया। अदरवाइज करोड़ों एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है डजंट मीन इट इज करेक्ट, है ना। एक एग्जाम्पल अगेंस्ट आ गया तो गलत हो जाएगा, करोड़ों सपोर्ट में तब भी ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि वो सही है। ये है। ओके, 14 के बाद 19 हो ही गया था, सो 15 हो गया है। अब बचा क्या, 60 नंबर सीधा। सो अच्छा, वेबसाइट पे विथ आंसर की अपलोड किया हुआ है, बढ़िया है फिर तो, है ना। मतलब उन्होंने विथ आंसर की अपलोड किया ना, क्योंकि वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था। ये सारे पेपर यहाँ भी अवेलेबल है ना। ये जैम 2025 की वेबसाइट है, jam2025.iitd.ac.in। तो उस पर आई थिंक विथ आंसर की इन्होंने अपलोड किया हुआ है 12 से 14 का, देख लेना। मतलब मैं श्योर तो नहीं हूँ, इस पेपर को देख के लग रहा है इसमें तो आंसर की है। सो बाकी ड्राइव में भी है विथ आंसर की अपलोडेड। ओके, सो नाउ ये कह रहा है कि अ फेयर डाइस रोल्ड 4 टाइम्स इंडिपेंडेंटली। तो एक आपके पास डाइस है जिसपे डाई है, मतलब ईच पे 1/6 प्रोबेबिलिटी है ईच फेस की। अब आपको कह रहा है कि 4 है ना, फेयर डाई दिस I 1 2 3 4 डिफाइन। अच्छा एक मिनट, एक डाई को हमने 4 बार थ्रो किया, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स हमने थ्रो किया, पहले डाई को एक बार, फिर उसी डाई को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार थ्रो किया। अब ये कह रहा है कि yi 1 है, अगर 6 आता है ith थ्रो पे, इसका मतलब ये हो गया कि y1 इज 1 इफ 6 appears on फर्स्ट थ्रो। अब मुझे खुद बताओ, तो बाकी 0 कब होगी? इफ 6 डज नॉट appear, यही ना, इफ 6 डज नॉट appear ऑन फर्स्ट थ्रो। तो फर्स्ट थ्रो पे क्या क्या आ सकता है तुम सोचो, या तो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, या 6 आएगी, कोई एक इनमें से हो सकता है। तो मुझे बताओ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 बीइंग 1, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 बीइंग 0? 1/6 5/6। एंड सिमिलरली बाकी का भी यही है। सो है ना, ऐसे एक्स y2 y3 y4 इस तरह से ही आ जाएगा। सो कहने का मतलब ईच yi जो है ना वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली p 1/6 है। ओके, और ईच थ्रो इंडिपेंडेंट है ना, पहला थ्रो पे क्या आया वो इफेक्ट नहीं करेगा दूसरे थ्रो पे क्या आएगा। मान लो डाइस को एक बार रोल किया, डाई को आपने, अगर 6 आया तो ये कोई गारंटी नहीं देता कि दूसरी बार 6 आएगी या 6 नहीं आएगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो y1 y2 y3 y4 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि थ्रोज इंडिपेंडेंट है। अब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम, तो कहने का मतलब यहाँ मेरा ये है कि जस्ट एक एग्जांपल y1 के लिए आऊँ। सो y1 कैन टेक वैल्यू 0 1, y2 कैन टेक वैल्यू 0 1, y3 कैन टेक वैल्यू, है ना, फॉर ऑल i y3 कैन टेक वैल्यू 0 और 1 एंड y4 कैन टेक वैल्यू 0 और 1, क्योंकि ईच रैंडम वेरिएबल ये है। अब कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन चारों का जो मैक्सिमम आएगा 1 आएगा। तो वैसे काउंट करोगे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको मैं 1 माइनस कर दूं तो देखो ईच रैंडम वेरिएबल या तो 0 होगी या 1 होगी। तो इसका जो मैक्सिमम अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं यहां से कि मैक्सिमम ऑफ y1 y2 y3 y4, ये भी या तो 0 आएगी या 1 आएगी, है ना, उसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता कि या तो 0 है या 1 है। सो अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ऑफ y1
y2 y3 y4, उसने कहा था 1 आएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी दो, या तो 1 आना या 0 आना है। तो कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो 1 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिख सकते हैं नॉट 1। और अगर 1 नहीं आएगी तो आएगी क्या, 0, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है। सो इज इक्वल टू 0। अब ये सोचना है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, अब ये 4 नंबर है जिसकी वैल्यू या तो 0 है या 1 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी 0 है। तो इसका क्या मतलब, इंडिविजुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंडिविजुअल y1 y2 y3 y4 क्या होगा। 0। तो ये क्यों नहीं तुम सॉल्व कर पाते हो भाई, तुम्हारा ही डाउट है ना ये। जब यहां तुम्हें समझ आ रहा है तो घर पे क्यों समझ नहीं आ रहा है। घर पे समझ तब आएगा जब एक्सपेरिमेंट करोगे, थोड़ा टाइम दोगे, कोशिश करोगे, ये चीज़ है। मतलब खुद से सोचोगे क्या क्या कर सकते हैं, तो वैसे तुम सोचोगे तो ये भी एक बार आइडिया आ जाएगा, ये चीज़ें। सो मतलब एग्जाम में भी तुम्हें सॉल्यूशन तभी क्लिक करेगा ना जब तुमने घर पे बहुत सारी गलतियां की, तुमने वो देखे ना, जैसे अभी हम देखते हैं वो तुमने सर्कस में जो होता है ना, 4 बोतल को एक साथ लोग उछाल रहा होता है। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाह रहा हूँ जो सोचते हैं कि क्वेश्चन पढ़े और सीधा सीधा मुझे आंसर क्लिक हो जाए। ये वही बात हो गई कि पहली बार तुम बोतल उछालना शुरू कर रहे हो और 3 बोतल एक साथ उछाल ले रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जो बंदा सर्कस में वो 3 बोतल को एक साथ उछाल रहा है ना, वो उससे पहले उसने हजारों बार पहले वो प्रैक्टिस कर चुका है और हजारों बोतलें उसने तोड़ी हैं। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को एग्जाम में तुम चाहते हो कि तुम्हारे क्वेश्चन पढ़े और तुम्हें क्लिक हो, तो ऐसा तब होगा जब घर पे तुम हजारों बोतलें तोड़ोगे, मतलब घर पे 1000 गलत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तब जाके एग्जाम में सही तरीका क्लिक होगा। वरना जो गलत तुम्हें घर पे क्लिक हो रहा है वही एग्जाम में भी क्लिक होगा। तो अंटिल यू हैव टू प्रोसेस, उस पॉइंट तक करना पड़ेगा कि एग्जाम में 3 घंटे 60 क्वेश्चन है, वरना एक्सपेरिमेंट करते करते एक क्वेश्चन में 3 घंटा निकल जाएगा, तब भी आंसर नहीं आएगा। जो बच्चे घर पे खुद से नहीं कर रहे हो तुम प्रैक्टिस और सिर्फ सॉल्यूशन के भरोसे हो, उससे क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें क्लिक नहीं करेगा और 3 घंटे तुम ये सोचते रह जाओगे कैसे होगा, इस तरह से है। तो क्लिक उन बच्चों को एग्जाम में करेगा जो घर पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। जब 1000 गलत तरीके लगाओगे तब जाके एक तरीका तुम्हें सही मिलेगा और एग्जाम में वही तरीका सीधा तुम्हें क्लिक होगा। तो वहां तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, घर पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो। घर पे एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तुम्हें, और तब एग्जाम में टाइम किल होगा, 20-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ये होगा। इसलिए एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग तरीके से ट्राई करो, कोशिश करने का है ना, कोई एक तरीका तो हो ही जाएगा, ये है। सो इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपली इसको ब्रेक करोगे, y1 इज 0, y2 इज 0, y3 इज 0 एंड y4 इज 0। और ये सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, क्योंकि ईच वाई आई बर्नौली है तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबकी डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली 1/6 ही है। तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सबकी, 5/6, तो 5/6 की पावर 4। तो यहां से क्या आएगा, 1 माइनस कर दो, सिंप्लीफाई, जो आएगा वही आंसर है, ठीक है। 625 एंड ये कितना होगा, 6 की पावर 4, 36 इंटू 36, ऐसा ना। देख लो जो भी आता है पुट कर लो, तो उससे आंसर आ जाएगा। देखो आंसर की में क्या है, ये होना चाहिए, ठीक है। इसका सिंप्लीफाई कर लो जो भी आता है। तो इस पेपर में और कोई क्वेश्चन बचा है किसी का, सो 45 46, अच्छा ओके, 671/1296, अच्छा। तो ये क्या है, 1296, ठीक है, इसको घटा लेंगे। थर्टी सिक्स, 45, 46, तो यहाँ पे क्या है कि
So x1 x2 dot 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 xn be a random sample from distribution with PDF. तो ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, तो यहाँ से क्या दिक्कत है? तो a 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा हैज़ टू बी फाइनाइट लेंथ. तो ज़रूरी है अगर हम वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे, मान लो इस टाइप का, लेट से कोई T1 एस्टिमेटर है, T1 से इन्फिनिटी, तो वन साइडेड जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसका लेंथ हमेशा इन्फिनाइट होती है. तो ये तो ज़रूरी नहीं है ना. 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाएंगे. तो नाउ बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ दिस टू दिस इज अ 95%. यहाँ डेफिनेशन लगाओ बी वाले ऑप्शन में कि प्रोबेबिलिटी x1 प्लस 1/n ln 0.05 लेस देन थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. ये सॉल्व करो. तो इसमें क्या है, ये लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पिछले क्लास में भी था ना. तो थीटा माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक हो जाएगा 1/n ln 0.0520. इसको उल्टा कर लोगे तो इधर आ जाएगा ये. अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो, है ना. सो ये प्रोबेबिलिटी निकालो, तुम लोग खुद फाइंड करो. ये प्रोबेबिलिटी आएगी 95%. आई थिंक ये करेक्ट है. सो इसको सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा लेस देन माइनस ये है, ये आएगा. और यहाँ पे ईच एक्स आई माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है. तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल n होगा. एंड यही है. तो इसको लगा लो, अब इंटीग्रेट कर लो. ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल n है, इंटीग्रेट करो, ये 95% आएगा. तो ये तो ओके है, क्योंकि ये कई बार मैं करा चुका हूँ. तो जहाँ तक मुझे लग रहा है 95% ही आएगा. चेक कर लेना बाकी सॉल्व करके. अब कह रहा है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ थीटा कैन बी ऑफ लेंथ 1 कैन बी ऑफ लेंथ 2. तो यहाँ पे अगर तुम ये देखो कि यहाँ पे क्या x1 माइनस थीटा है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना. तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें पाइवट क्वांटिटी हम लोग क्या लेते हैं. सो अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा, सो पाइवट क्वांटिटी जो होगा यही होगा. पाइवट क्वांटिटी क्या होता है? फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल एंड पैरामीटर जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर पे डिपेंड ना करे. तो ये एक्सपोनेंशियल n है, डज नॉट डिपेंड. तो ये पाइवट क्वांटिटी है, लेट्स से q. और एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ का अगर ग्राफ बनाते हो कैसा आता है, याद है? एक्सपोनेंशियल के पीडीएफ का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल n है ना, n तो यहाँ पे सैंपल साइज है जो भी रहेगा, n 5 से ज़्यादा है. तो लेट्स से एक्सपोनेंशियल 5 बोल देते हैं. तो एक्सपोनेंशियल 5 का पीडीएफ का ग्राफ क्या होगा? कैसा शेप होगा? देखो ग्राफ बना के देखो पीडीएफ का. कैसा होता है जी? एक्सपोनेंशियल मान लो अभी मैं 5 ही लिखूं तो क्या होगा? 5e⁻⁻⁵ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अभी के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल 5 कह दिया. सो x मोर देन इक्वल टू 0. तो e⁻⁻x का ग्राफ तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा. तो 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 रखने में वैल्यू आएगी 5, राइट. तो ये 5 से स्टार्ट होगा. जस्ट मैं इनको 5 रख के चेक कर रहा हूँ. सो यहाँ से स्टार्ट होके आई थिंक इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग फंक्शन है ये. एक्स को अगर प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो 0 आ जाएगी.
सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है जी, इस तरह ग्राफ। अब खुद सोचो आप कि 95% प्रोबेबिलिटी लाने के लिए, हाँ, कैन वी हैव लेंथ 1? यस, आई थिंक दिस फाइन। तो अगर वन साइडेड बनाओगे ना, अच्छा लेंथ 1, तो कैन बी ऑफ लेंथ 1। हाँ, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट लेंथ का हम इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जब पाइवट, तुम्हें अगर पता हो कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, तो उसके इसमें यही करते हैं ना कि हम लोग लेते हैं कि Q मोर देन समथिंग, मान लो कोई C1 है लेस देन C2, दिस इज 95%। फिर इसको सिंप्लीफाई करके समहाउ हम लोग निकालते हैं थीटा मोर देन T1 लेस देन T2, दिस इज 95%। ये अप्रोच होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने का, है ना, पाइवटल क्वांटिटी से। सो दिस इज 95%, 95%। अब है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे T1 T2 आएगा थीटा बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लेंगे, है ना, तो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे वन साइडेड बनाएंगे इनफाइनाइट लेंथ का होगा, मान लो इधर इंटरवल बनाएंगे तो इनफाइनाइट लेंथ का मिल सकता है हमें। कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, मान लो कोई ना कोई यहाँ पे पॉइंट होगा जिसके आगे की प्रोबेबिलिटी 95% है, तो इस तरह का हम लोग वहाँ से फिर ड्राइव कर लेंगे। कम लेंथ लेना है तो यहाँ पे हम ऐसा कंसिडर करेंगे कोई फाइनाइट नंबर जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 95% हो। सो आई थिंक पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये है ना, क्योंकि नॉर्मल में प्रॉब्लम ये होता है कि नॉर्मल वाले केस में कि जो 0 के अबाउट सिमेट्रिक इंटरवल है वो स्मॉलेस्ट लेंथ का है। अगर ये 95% है नॉर्मल में, तो इससे कम लेंथ का तुम इंटरवल अब नहीं बना पाओगे। मतलब तुम्हें एक ऐसा इंटरवल कंसीडर करना है एक्स एक्सिस पे जिसके बीच की प्रोबेबिलिटी 95% हो। तो अगर इसकी 95% है तो इससे कम लेंथ का तुम इंटरवल अगर इधर लोगे तो लेंथ बढ़ाना पड़ेगा 95% प्रोबेबिलिटी कवर करने के लिए, क्योंकि ये है ना हाईएस्ट है, मैक्सिमा है 0 पे, तो 0 के अराउंड लेंगे तो ये स्मॉलेस्ट लेंथ में 95% कवर कर रही है। अगर मैं कहीं इधर शिफ्ट करूंगा तो लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ स्मॉलेस्ट लेंथ है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम जैसे इसके अराउंड बात करें तो ये तो है ना यहाँ पे टच कर रही है, तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो 95% में कोई नंबर लेके देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे इसका लेंथ तुम निकालोगे समथिंग आएगा ना, एन को रख के, तो होगा, अगर एन लार्ज होगा तो उसके लिए मुझे लगता है कि मिल जाएगा। ठीक है ना, सो दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड। ये इनफैक्ट किसी भी लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जा सकते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल में ये है कि ये स्मॉलेस्ट लेंथ का है, इससे कम लेंथ का नहीं बना पाएंगे। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में पॉसिबल है, यहाँ स्पेशली इस तरह केस है तो यहाँ पॉसिबल है। काई स्क्वायर में भी हो जाएगा, मतलब काई स्क्वायर इन द सेंस कि जब डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर बनेगा तब भी हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि लेंथ हमें 1 रखना है और प्रोबेबिलिटी 95% आ जाए। लेंथ 2 रखना है तो उसके हिसाब से तुम शिफ्ट कर दोगे, क्योंकि अगर इधर जितना ज़्यादा शिफ्ट होगे लेंथ उतना इंक्रीज करना पड़ेगा 95% प्रोबेबिलिटी लाने के लिए। इधर जितना शिफ्ट करेंगे, इधर जितना रहेगा तो उससे आ जाएगा। तुम यहाँ n को कुछ रख के चेक कर लो, चाहो तो इसका लेंथ निकाल लो। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है -1/n ln 0.05, है ना। इसका लेंथ निकालेंगे तो b - a, और ये कितना आता है, ये कैलकुलेटर से निकालो जरा, कितना आता है 2.99/n 0.99 2.99 2.99/n। ओके, सो ये आ गया 2.99/n। अब मान लो n अगर लार्ज है तो इसको कहाँ ले जा सकते हो आप, 0 की तरफ। चलो n को 5 रख देते हैं। n को 5 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू है n की, 5 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। तो 2.99/5 कितना आएगा, ये अराउंड 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यस, है ना, ये लेंथ इंटरवल है तो बनाए जा सकते हैं। तो ये 0, इसका लेंथ जो है 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा ना। n लार्ज लेंगे तो ये 0 पे चली जाएगी। अगर n बहुत लार्ज लिए तो 0 लेंथ मतलब अप्रॉक्स 0 को कन्वर्ज, मतलब 0 को टेंड करेगी। और अगर n 5 है तो इंटरवल 0 to 1। तो यस, 1 लेंथ 2 लेंथ का तो बनाया जा सकता है, बिकॉज इसका खुद लेंथ वैसा है, 0 पॉइंट समथिंग का लेंथ है, तो इससे लार्जर लेंथ का इंटरवल तो हम कुछ भी किसी भी लेंथ का इंटरवल बना सकते हैं। सर इसमें हम ये कह सकते हैं ना कि अगर हम 1 डालते हैं वैल्यू, हाँ, 3 डालते हैं तो फिर इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 3 नहीं डाल सकते ना आप। हाँ सर, तो फिर कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। यहाँ पे
अभी 5 रखा तो कितना आया ये 0.5 समथिंग। 0.5 जीरो समथिंग। पॉइंट सिक्स हाँ ठीक है 0.6। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन 5 की वैल्यू के लिए 0.6 से लेके इनफाइनाइट लेंथ तक का किसी भी लेंथ का इंटरवल बनाया जा सकते हैं। मतलब मिनिमम लेंथ 0.6 है, 0.6 से लार्जर लेंथ का कोई भी एक रैंडम नंबर बताओ, उस लेंथ का इंटरवल बनाया जा सकते हैं 95%। कैसे डिसाइड होता है? तो यहां से देखो ना कि आपको समहाउ 95% प्रोबेबिलिटी कवर करनी है। तो जब आपने यहां पे कहा कि 0.6 में ही लेंथ में ही 95% प्रोबेबिलिटी आ गई, तो मैं इंटरवल को थोड़ा राइट शिफ्ट कर दूंगा। तो जब आप कोई राइट साइड है मान लो 0.6 लेंथ का इंटरवल लेता हूं, तो यहां प्रोबेबिलिटी 95% से कम आएगी ज्यादा आएगी राइट में शिफ्ट होने पे? प्रोबेबिलिटी फिर से समझो, ये मेरे पास है, अभी के लिए मैं जस्ट आपको समझाता हूं कि इस इंटरवल का लेंथ 0.6 है और ये प्रोबेबिलिटी 95% है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां पे मैंने एक इंटरवल बनाया जिसका लेंथ 0.6 है, ये प्रोबेबिलिटी 95% से कम होगी या ज्यादा होगी? कम। तो 95% लाने के लिए मुझे लेंथ बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 ले आएंगे हम बढ़ा के, ओके सर। 2 भी ले आएंगे। हम जितना आगे शिफ्ट करेंगे मुझे लेंथ उतना इंक्रीज करना पड़ेगा 95% प्रोबेबिलिटी कवर करने के लिए। अगर मैं यहां पे लूंगा ना 0.6 लेंथ का, तो ये हो सकता है 10% ही आए। तो हम ऐसा एडजस्ट करेंगे इंटरवल को कि लेंथ 2 हो जाए और प्रोबेबिलिटी 95% हो जाए। तो जैसे राइट में जाओगे 95% कवर करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द लेंथ, तो स्मॉलेस्ट लेंथ इधर मिलेगा। जितना आगे बढ़ोगे यू हैव टू इंक्रीज लेंथ टू कवर 95% प्रोबेबिलिटी। ये चीज है। तो वी कैन सेलेक्ट 2 सुटेबल पॉइंट जिसका लेंथ 1 हो और प्रोबेबिलिटी 95% कवर करे। वो हम अपने हिसाब, क्योंकि ये एट द एंड 0 पे चली जाएगी, तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको जैसे ये होगा 80% मान लो, तो हो सकता है मुझे इंटरवल का लेंथ बढ़ाना पड़े, तो मैं इंटरवल का लेंथ 1 ले लूंगा, तो हो सकता है 95% आ जाए। नहीं आएगा तो आगे पीछे शिफ्ट करके वी कैन एडजस्ट। तो 0.6 अगर वो नंबर है तो 0.6 से इनफाइनाइट लेंथ का किसी भी लेंथ का इंटरवल बनाए जा सकते हैं। ओके सो दिस इज फाइन, ठीक है। और कुछ बचा? हाँ 45 आई थिंक था ना, 45 46। सो ये सब नहीं आ रहा ना, मैं बता रहा हूँ 12th क्लास का बुक पढ़ो। जिन लोगों का ये डाउट है, बिलीव मी तुम्हें 12th का प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, तुम्हें और वर्क करनी। जिनको ये डाउट है मैं बता रहा हूँ फिर से, इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अभी तक एग्जाम में 3 महीने 2 महीने बचे हैं और अभी भी ये सब नहीं हो रहा है, तो यू आर वेरी फार फ्रॉम द एक्चुअल प्रिपरेशन। या तो ये पार्ट छोड़ना पड़ेगा आपको, बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्लास 12th के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आपको नहीं समझ आ रहा, आप एनसीईआरटी खोल के देख लो, आपको इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इवन ये भी क्वेश्चन है, और स्टिल आप ये नहीं कर पा रहे हो। मतलब इसमें डाउट होना ही चाहिए। ये सब 11th 12th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th 12th में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, और अभी तक ये समझ नहीं आया आपको। जाके 11th 12th का बुक पढ़ो जिन लोगों को ये सब नहीं आ रहा है, क्योंकि बेसिक प्रोबेबिलिटी से अराउंड 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, है ना। कभी 2 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स, कभी 6, कभी 8, इस तरह से। तो मान लो है ना 4 to 8 मार्क्स के बेसिक प्रोबेबिलिटी जो 11th 12th वाले पोर्सन है, या जो जैम के सिलेबस में पहला पैराग्राफ स्टैटिस्टिक्स पोर्सन में है, तो वो 11th 12th का मोर और लेस सिलेबस है। तो जनरली लोग होता है, कुछ लोगों को वो पार्ट मुश्किल लगता है, तो यू कैन स्किप अगर आपको मुश्किल लगता है तो। बट अगर ठीक करना है तो 11th 12th वाला ढंग से सॉल्व कर लो खुद से, और 11th 12th पढ़े ही होगे, उसको ढंग से वर्क कर लो, तो आराम से 4 to 8 मार्क्स उस पोर्शन से आते हैं जो 11th 12th का सिलेबस है। नहीं हो तो जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चंस कुछ कर लो चाहो तो। ये चीज़ है, और स्टिल ये सब नहीं करना आ रहा अभी तक। अ फेयर डाई इज रोल्ड 3 times इंडिपेंडेंटली, तो एक डाई को 3 टाइम रोल किया इंडिपेंडेंटली, गिवन है आपको 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, तो इवेंट एफ ले लो। तो सैंपल स्पेस में क्या है 3 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, तो जैसे आउटकम होगा 1 1 1 1 1 2, इस तरह से टोटल कितने आउटकम आएंगे आपको पता ही है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 6 × 6 × 6, ठीक है जी, 216 होता है ये। तो अ फेयर डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, ये आ गया। अब आपको गिवन है तो इवेंट एफ ले लो कि 6 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, 6 अपीयर्ड। ये डाउट था कि नहीं था ना डाउट? तो यहाँ पे क्या है
6 appeared at least once and now इवेंट ई क्या है? इवेंट ई जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि 6 appeared exactly twice, 6 appeared exactly twice, ये है। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। सो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। सो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई में है 6 appeared exactly twice, ठीक, और एफ में है एटलीस्ट वंस। तो एफ इवेंट करा या तो एक बार आया या 2 बार या 3 बार, है ना, ऑल 3 टाइम्स। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है 6 appeared वंस, ट्वाइस और थ्राइस, और यहाँ पे एग्जैक्टली ट्वाइस है। सो अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द ई इंटरसेक्शन एफ, डू यू सी दिस हैज मोर पॉसिबिलिटीज। सो इवन एफ सुपर सेट है या बोलूं ई सबसेट है एफ का, यस और नो, चेक करो, उल्टा लिख दिया। एग्जैक्टली ट्वाइस कौन सा है? एक मिनट, एग्जैक्टली ट्वाइस वाला एक ही केस है ना, तो यहाँ एक ही एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो कौन सा सेट लार्जर हुआ? लार्जर एफ हुआ ना। ओके ठीक है, सही लिखा था, ई था ना, क्योंकि तो मैंने बाद वाले को लिया ना इसीलिए, ठीक है। अब हाँ, ई बाद वाले को लिखा रखा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ट्वाइस की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे वंस, ट्वाइस, थ्राइस, तो समझो यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो यहाँ पे वहाँ भी है, तो उसका ये सुपर सेट हुआ, ये सबसेट हुआ। सो ई सबसेट ऑफ एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? छोटा वाला सेट आएगा ई। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये होगा। अब बताओ ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एफ की कितनी, अलग अलग निकाल कर डिवाइड कर दो। एफ में है 6 appeared at least once, तो सोचो ऐसे कितने आउटकम्स हैं जहां पे कम से कम एक बार 6 आया है, या तो उल्टा कर दो, चाहो तो 1 माइनस भी कर, अच्छा एफ है ना वो, तो एटलीस्ट वंस, तो 1 माइनस मान लो प्रोबेबिलिटी एफ कॉम्प्लीमेंट निकाल लूं, तो एफ कॉम्प्लीमेंट क्या, एटलीस्ट वंस का मतलब, तो मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एटलीस्ट वंस का कॉम्प्लीमेंट, मतलब नन। सो 6 appeared 0 टाइम्स, या 6 डिडंट appear एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पे 6 नहीं आया। तो ऐसे कितने आउटकम है जहां पे एक बार भी 6 नहीं आएगा? बताओ, 6 एक बार भी नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है कि पहले टॉस पे 5 पॉसिबिलिटी है, दूसरे टॉस पे 5 पॉसिबिलिटी है, तीसरे टॉस पे 5 पॉसिबिलिटी है, यही है ना। पहले टॉस पे नहीं आया 6, दूसरे पे भी नहीं आया, तीसरे पे, क्योंकि एक बार भी 6 नहीं चाहिए मुझे, इसने कहा था एटलीस्ट वंस, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो एटलीस्ट वंस या तो एक बार या 2 बार या 3 बार, कॉम्प्लीमेंट लिया तो एक बार भी नहीं, तो एक बार नहीं, तो ईच टाइम 1 to 5 में से कोई एक आएगा, तो ये आ गया। तो ये अपॉन टोटल आपके पास 216 है। अब ई के बारे में सोचो, ई कह रहा है 6 appeared exactly twice, तो काउंट भी कर सकते हो तुम कि ऐसे कितने आउटकम है जहां पे एग्जैक्टली ट्वाइस 6 आया है, बताओ। चलो 6 यहां हो सकता है, 6 यहां हो सकता है, या 6 यहां हो सकता है, तो यहाँ पे कोई भी एग्जैक्टली ट्वाइस है, यहाँ 5 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 5 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 5 पॉसिबिलिटी है, तो 5 + 5 + 5 15 आउटकम है यहाँ पे टोटल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है, देयर आर 15 आउटकम्स, चेक कर लो एक बारी, ठीक है, जैसे 661, 662, 663, 665 तक, क्योंकि एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए आपको 6, तो या तो इन दोनों पे आ सकता है, यहाँ पे 1 6 6 2 6 6 3 6 6 4 6 6 है, तो इस तरीके से आ जाएगा 15। क्या बोल रहे भाई? सर इजीली हो जाता अगर x जैसे 3 टाइम्स इंडिपेंडेंटली, तो x फॉलो करा बाइनोमियल 3, 6 अपीयर बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6। हाँ ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है ना जो मैंने किया है, तो इससे सॉल्व कर लो, बाकी जैसे समझ आ रहा है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी है ना। एक क्वेश्चन 1000 तरीके से हो सकते हैं, तुम खुद ट्राई करोगे अलग तरीका आएगा। तो अभी मुझे ये समझ आया, मैंने ये सॉल्व किया, अब ये एक्सेप्ट करो, अब बाकी खुद एक्सपेरिमेंट करो नया तरीका। सो ये आ जाएगा
125/216। एक बार चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, देख लो। तो एलसीएम ले लोगे तो ये 15 और ये 216 माइनस 125, तो 91 191 है, सिर्फ 91, सिर्फ 91 ना, देख लो, ठीक है। एक बार चेक कर लो, डाउट है तो पूछो, जिनको डाउट है पूछो। चलिए नेक्स्ट। अच्छा 46 भी है नेक्स्ट। सो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जॉइंट पीएमएफ है और ये मार्जिनल पीएमएफ है। तो मुझे ये बताओ कि अगर जॉइंट पीएमएफ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीएमएफ हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, और अगर इंडिपेंडेंट है तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो जाता है, EX EY ई एक्स इंटू ई वाई। अब ध्यान से देखो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्री 1/2 है। तो इसको ठीक से फिक्स करो। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन ये अभी फिट नहीं है एक्चुअली, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब इट इज नॉट लाइक कि मैं बोल रहा हूँ जीएम इज द पीएम, ये पीएमएफ नहीं है। एक बार चेक करो, इज इट अ पीएमएफ, ये पीएमएफ कब होता, जब इसका सम 1 आता। क्या सम 1 है, हाँ या ना, चेक करके बताओ, क्या सम 1 आएगा, 1 नहीं आएगा, तो तुम्हें थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट क्या करेंगे, देखो, तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स या m, y इज इक्वल टू n, सो x इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू n। तो यहाँ लिखा है gm, रख देते हैं वैल्यू 1/2 की पावर m माइनस 1 hn 1/3 की पावर n, यही है ना अभी के लिए। सो नाउ m 1 से इन्फिनिटी, n 1 से इन्फिनिटी, m फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन, n इज ऑल्सो 1 to 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ इसको तुम्हें फिट करना है, मतलब यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पीएमएफ्स। ये ठीक है जो मैंने लिखा ये सही है, बस तुम्हें एक्चुअल पीएमएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पीएमएफ नहीं है। अभी तुम चेक करोगे ना तो इसका सम करो 1 से इन्फिनिटी, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, 2 आ जाएगा, चेक करो। इसका सम करो 1 से इन्फिनिटी, कितना आएगा 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3, तो 1/3 अपॉन 2/3, 1/2 आएगी सम इसका। बट अगर पीएमएफ होता ये तो सम 1 आना चाहिए था, तो 1 तो आ नहीं रहा। इसका मतलब क्या किया इसने, थोड़े से फंसाने के लिए बच्चों को, इसने इसका पॉइंट यहाँ इसका वहाँ घुसा दिया। कोई बात नहीं, इसमें देखो, तो इसको ब्रेक करो ठीक से। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 की पावर m, कितना मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो हाफ, तो हाफ को मैं डिवाइड करूँगा, राइट, मैंने m लिख दिया ना, तो यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ को बैलेंस करने के लिए 2, मैंने एक यहाँ हाफ एक्स्ट्रा लिखा है तो बैलेंस करने के लिए 2 लिखा, और यहाँ पे इसका एक 3 बाहर कर दो, तो 3 बाहर करो तो ये बना 1/3 की पावर n माइनस 1। तो अब ये ठीक है। सो अब तुम ऑब्जर्व कर पाओगे कि नाउ दिस इज द पीएमएफ ऑफ x एंड दिस इज द पीएमएफ ऑफ y, जहां पे m की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये x का पीएमएफ है, ये y का पीएमएफ है। अब आपको ये समझ आया यहाँ से कि x जो है वो ज्योमेट्रिक है, p जो कि 1/2 है, और y जो है ज्योमेट्रिक है, तो क्या होता है जी, p इंटू क्यू की पावर n माइनस 1, 2/3, हाँ, तो ये 2/3 हो गया। अब ये सपोर्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस। सो मीन कितना आएगा, 1/p mean सो 1/p, सो 1/1/2, 1/2/3, 1/p है ना, दोनों में वही होगा 1/p। सो 3 तो यहाँ से आ गया
1/1/2, ये फाइनली कितना हो जाएगा 2, 2 काट दो, 3 आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 3/2 कट के 3 आ गया। देख लो जी बाकी लोग। तो इंडिपेंडेंट तो है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 PMF है, लेकिन PMF को थोड़ा सा एडजस्ट करना था क्योंकि वो PMF था नहीं एक्चुअली, तो आपको इसको थोड़ा ना नंबर्स को बैलेंस करना था। तो ये हो गया, और कोई क्वेश्चन है बाकी जी? तो नाउ हो गया ना। तो ये था 2018 का पेपर ना, देखो 2018। सो अगर 18 का हो गया तो 17 अगर सॉल्व करके आए तो 17 डिस्कस करते हैं, बताओ।